आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 4। बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज, है ना। अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो अंडरस्टैंडिंग लॉज चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लॉ होता क्या है ना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, लॉ का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, लॉ का मतलब होता है नियम कानून, है ना। कानून जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कानून के दायरे में रहिए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, इस प्रकार का डायलॉग बहुत फिल्म में सुनने को मिलता है। लेकिन ये कानून है क्या? देखिए, कानून बेसिकली संविधान। अच्छा, हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है ना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बुक है जिसमें कि हर एक नियम कानून लिखा हुआ है जो कि हर एक भारत के लोगों को मानना पड़ता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि नियम कानून का मतलब ये हो गया कि ऐसा कुछ बात यदि एक बार कह दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो वो चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल हम बार बार लेते हैं, हेलमेट का। यदि आपको रोड पर चलना है बाइक के साथ, यदि आपको बाइक चलाना है तो आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ये क्या है? लॉ है, नियम है ना। इसके साथ ही साथ एक जो मशहूर सा एग्जाम्पल और है नियम कानून को लेकर, वो है चाइल्ड लेबर का। मतलब कि आप अपने दुकान पे, अपने रेस्टोरेंट पे या फिर अपने होटल में किसी भी प्रकार के जगहों पर आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। ये भी एक नियम है, इसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबर। ये भी नियम है ना। मतलब ये हो गया कि कानून एक ऐसा एक रिटेन बात होता है, एक ऐसा रिटेन आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बताता है कि यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके यदि अलग कुछ आपने किया, कुछ गड़बड़ किया तो फिर आपको सज़ा मिलेगा। जैसे लिखा हुआ है कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप काम करवाते हैं तो चाइल्ड लेबर को लेकर जो सज़ा होगा वो आपको सज़ा मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिकली नियम कानून। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉ, यानी कि नियम कानून को ही हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। सबसे पहला एनसीईआरटी के हिसाब से आपका टॉपिक है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। मतलब ये कि क्या नियम कानून जो भी बनाया जाता है क्या वो हर एक लोगों के लिए अप्लाई होता है क्या? सवाल ये है ना। तो सवाल हम लोग, इसका जवाब हम देना चाहें तो अभी दे सकते हैं कि नियम कानून जो है वो सभी के लिए लागू होता है कि नहीं। जवाब हम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब हम लोग हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना। चलिए, तो देयर आर सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कुछ भी चलेगा वो एक नियम कानून के हिसाब से चलेगा। जैसे आपको मालूम है कि यदि रोड पे चलना है तो आपको लेफ्ट साइड से चलना है ना। ये क्या है? एक नियम ही है ना। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप गलती से आप राइट साइड में चल रहे हैं, ठीक है, और कोई उधर से आ रहा है गाड़ी वाला। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि ये गाड़ी वाला साइड हटेगा क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं। लेकिन यदि वो आपके सामने आकर रुक जा रहा है तो मालूम है गाड़ी वाले का गलती बिल्कुल भी नहीं है। गलती किसका है? गलती है आपका। क्यों? क्योंकि आपको चलना था लेफ्ट साइड में, आप चल रहे हैं राइट साइड में। तो यहाँ पे गलती किसका हुआ? गलती हुआ आपका, गाड़ी वाले का गलती नहीं है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। मतलब कि उसी का रूल चलेगा, उसी का बात चलेगा जो कि नियम के हिसाब से चलेगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपके बात को नहीं माना जाएगा, आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके ऊपर सजा भी हो सकता है ना। चलिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही बात यहाँ पे है कि देयर आर सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। मतलब कि हमारा संविधान, हमारे वो जो किताब है, हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारा संविधान, उसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, बहुत सारे, जो कि आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपका अच्छा होगा, या फिर यदि आप ये करते हैं तो आपको सजा हो सकता है। तो सब कुछ हमको कौन बताता है? हमारा संविधान हमको बताता है। उसी में हमारा सारा नियम कानून लिखा हुआ है। आगे, ऑल द पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ।
भारत आज़ाद, भारत आज हमारा भारत क्या आज़ाद है, किसी प्रकार का यहाँ पे किसी का कंट्रोल है क्या, नहीं है। तो भारत में रहने वाले हर एक लोग कानून के नज़र में क्या है, इक्वल है। मतलब ये कि कोई यदि कोई भी गलती करेगा तो सबके लिए सज़ा बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम एक आम आदमी है ना, हम बिना हेलमेट के रोड पे निकल गए, तो हमसे जो चालान कटाएगा यानी कि हमसे जो फाइन लेगा पुलिस वाला, वो फाइन तो वो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ प्रेसिडेंट से भी उतना ही फाइन वो लेगा जितना हमसे लिया है। मतलब कि मान लीजिए प्रेसिडेंट का मन कर गया कि बिना हेलमेट के थोड़ा सा आते हैं रोड पे घूम के, तो पुलिस वाला उसको भी पकड़ सकता है। यानी कि हर एक के लिए नियम कानून क्या है, बराबर है। सोचो हम क्या एक आम आदमी है और प्रेसिडेंट क्या है, देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन। कितना बड़ा आदमी होता है प्रेसिडेंट। तो नियम कानून जो होता है ना, एक आम आदमी से लेकर बड़े आदमी सभी के लिए बराबर होता है ना, हर किसी को हर बात मानना पड़ता है। ठीक है, आगे। The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste और gender। मतलब ये हो गया कि कभी भी नियम कानून जो है ये देखकर नहीं बनाया जाता है, या फिर ये देखकर नहीं बनाया जाता है कि आपका कास्ट कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है, आप फीमेल है या फिर मेल है, इसको देखकर नियम कानून नहीं बनाया जाता है। बल्कि नियम कानून तो ये देखकर बनाया जाता है कि किस चीज़ का ज़रूरत है। एक बार नियम कानून बन गया तो आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका कास्ट क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वो बात मानना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है ये कि द लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल, सॉरी, the law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste और gender। मतलब ये हो गया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यदि कोई नियम कानून बना हुआ है तो भाई आपका कास्ट बहुत बड़ा है, आपके लिए ये नियम कानून नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपका कास्ट छोटा हो बड़ा हो, आप चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप कुछ भी हो, आप फीमेल हो मेल हो, नियम कानून सबके लिए बराबर है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सबके लिए हर कुछ बराबर है। तो नियम कानून बिल्कुल भी ये देखकर नहीं बनाया जाता है कि आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका कास्ट क्या है। एक बार बन गया सबको मानना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, आगे। उसके बाद ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन एवॉब द लॉ। तो जो भी नियम कानून आपके कंट्री में होते हैं वो नियम कानून हर एक नागरिक पे यानी कि हर एक लोगों पर लागू होता है, और उस नियम कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई आदमी नहीं है भारत में जिसके लिए कि नियम कानून लागू होता ही नहीं है। समझ रहे बात को, ये केवल फिल्म में होता है ऐसा कि हम नियम कानून को नहीं मानते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप करके देखिए, कूट दिए जाएंगे आप पुलिस के द्वारा, है ना। जैसे आप फिल्म में देखते हैं ना कि हीरो बिना हेलमेट के एकदम जा रहा है बाइक पे, एकदम रन रन करते करते जा रहा है। आप ऐसे आप पटना के बिजली रोड पे एक बार चल के दिखाइए, पटना के बिजली रोड पे हर एक ट्रैफिक लाइट पे कितना सारा पुलिस चेकिंग करने के लिए रहता है ना। पकड़ लेगा आपको, यदि आप भाग रहे तब तो फिर पकड़ के पहले कूटेगा, बाद में फाइन लेगा, है ना। लेकिन कूट नहीं सकता है, वो नियम है, कूटेगा नहीं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे बस, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया, तो हर एक किसी के लिए नियम कानून बराबर है, कोई भी नियम कानून से बड़ा नहीं है। मतलब बड़ा का मतलब क्या कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके लिए कि नियम कानून लागू नहीं होता है। सोचो जब प्रेसिडेंट के लिए नियम कानून बराबर है तो भाई हम तो खैर आम आदमी है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन और इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। तो कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल यानी कि कोई भी सरकारी आदमी, मतलब कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई बहुत अमीर आदमी या फिर प्रेसिडेंट, कोई भी हो, हर कोई नियम कानून से नीचे है, वो ऊपर नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी तो भारत का सबसे अमीर आदमी है, बल्कि एशिया का सबसे अमीर आदमी है। एशिया क्या है, कंटिनेंट है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है वो। तो क्या उसके लिए नियम कानून लागू नहीं होता है? उसको भी वो सब नियम कानून मानना पड़ेगा जो कि एक गोलगप्पे वाले बेचने को, जो गोलगप्पा बेचता है उसको जो मानना पड़ता है, वो सारा नियम कानून मुकेश अंबानी को भी मानना पड़ेगा, है ना। तो सोचो, तो बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो, सभी के लिए बात क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज
स्पेसिफिक पनिशमेंट। इसके साथ ही साथ हर एक प्रकार के नियम कानून तो हैं ही हमारे पास, और हर एक प्रकार के नियम कानून को यदि आप तोड़ेंगे तो उसके लिए अलग अलग सज़ा भी है ना। जैसे आपने बहुत बार फिल्म में देखा होगा कि यदि फिल्म में क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है कि यदि कोई आदमी किसी का मर्डर करता है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको फांसी का सज़ा मिलता है ना। या फिर कोई आदमी किसी का मार के सर फोड़ दिया तो उसको 6 से 7 महीने का जेल होता है ना। या फिर कोई आदमी किसी के यहाँ पे चोरी कर लिया, उसको 2 से 3 महीने का जेल होता है। यानी कि हर एक प्रकार के क्राइम के लिए, हर एक प्रकार के क्या कहते हैं उसको, रूल को तोड़ने के लिए अलग अलग सज़ा भी हमारा लिखा हुआ है। समझ गए। अब ऐसा नहीं कि हम अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिए तो हमको साल भर के लिए जेल में कर देगा, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब कि उसके लिए भी सज़ा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दोस्ती में यदि मार दे तो वो अलग बात है। लेकिन यदि आपने मार कर उसका ब्लड निकाल दिया और यदि वो थाना में चल जाए कि देखिए हमारा इसने खून कर दिया है, तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको 3 से 4 महीने का सज़ा हो जाएगा, है ना। तो हर एक प्रकार के नियम कानून हमारे पास बने हुए हैं, और यदि आप उसको तोड़ते हैं तो उसके लिए अलग अलग सज़ा भी हमारा निर्धारित किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ तक हो गया हमारा, हाँ यहाँ तक हो गया। इन एंशियंट इंडिया, ये तो हम लोग आज का बात कर रहे हैं ना, लेकिन पहले क्या दौर था हमारा, है ना। इन एंशियंट इंडिया डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉज। यानी कि आज से बहुत समय पहले नियम कानून को लेकर ना थोड़ा बहुत हमारे समाज में गलत चीज़ था। गलत चीज़ ये था कि अलग अलग प्रकार के धर्म के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का नियम कानून बना हुआ होता था। सोचो, मतलब कि यदि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपके लिए नियम कानून क्या है, अलग अलग है। यदि आपका कास्ट छोटा है या फिर आपका कास्ट बड़ा है तो आपके लिए धर्म आपके लिए नियम कानून सभी कुछ एकदम अलग अलग होंगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द पनिशमेंट दैट 2 persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds। अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले के समय में क्या होता था, बहुत समय पहले भारत में क्या होता था, मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त बहुत ही छोटे कास्ट से आता है और एक दोस्त बहुत ही बड़े कास्ट से आता है, और दोनों ने क्या किया है, किसी के घर में जाके चोरी किया है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन पहले सजा देने का तरीका क्या था, देखो चोरी तो किया, सजा तो मिलेगा, है ना। लेकिन तरीका ये था कि जो दोस्त बड़े कास्ट का है उसको सजा बहुत ही कम मिलेगा, यानी कि ना के बराबर, उसको छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपका कास्ट बड़ा है, सोचो इस बेसिस पे। लेकिन जो दोस्त छोटे कास्ट का था उसको गंदा वाला सजा मिलेगा, मारा पीटा जाएगा उसको। पहले ये होता था, लेकिन क्या आज ऐसा होता है, नहीं। आज कोई भी कास्ट का आप हो, यदि आपने चोरी किया है तो आपको वही सज़ा मिलेगा, बराबर, एकदम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग सज़ा था, यानी कि छूट था उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तो कास्ट के बैकग्राउंड पे, यानी कि आपका कास्ट कौन सा है, आप किस जाति से आते हैं, उसके बेसिस पे यदि आपका कास्ट बड़ा है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, यदि आपका कास्ट छोटा है तो फिर आपको सज़ा मिलेगा। ऐसा था पहले। उसके बाद लोअर कास्ट वेयर हार्शली पनिश्ड, तो जो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे और यदि उनसे कोई गलती होता था उनको बहुत ही गंदे तरीके से पनिश किया जाता था, यानी कि उसको बहुत भारी सज़ा मिलता था। ठीक है, आगे। इट इज़ बिलीव दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इसके बाद हमारे भारत में कौन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश जब यहाँ पे आया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जब हमारे भारत में आया तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे हालात क्या हो गया, सुधर गया। सुधर किस मामले में गया, सुधर इस मामले में गया कि हर किसी के नियम कानून क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा धोखेबाज निकला। धोखेबाज ये निकला कि ये जो भी नियम कानून बनाता था उसमें साफ साफ ये होता था कि भारत के लोगों के लिए ही केवल वो है, अंग्रेजों पे वो नियम कानून लागू नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में आया तो उन्होंने क्या नियम लाया, उन्होंने नियम ये लाया कि जो भी नियम कानून होंगे वो केवल और केवल भारत वाले लोगों के लिए होगा, अंग्रेजों के खुद के लिए नहीं होगा, है ना। तो अंग्रेजों ने हमारे भारत में क्या इस्टेब्लिश किया, रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल किया जाएगा किसके तहत, लॉ के तहत, यानी कि हम आप पे राज करेंगे लेकिन नियम के अनुसार, है ना। नियम बना बना के आपके ऊपर राज करेंगे।
जैसे बहुत बार अंग्रेजों ने क्या किया, अलग अलग नियम कानून वो लोग बनाते थे, अलग अलग प्रकार से हम लोग टॉर्चर करते थे हम लोगों को, है ना। जैसे आप क्लास 10th में आएंगे तो क्लास 10th में आपको मिलेगा सॉल्ट लॉ, नमक कानून जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, वो भी आपको मिलेगा। यानी कि फिर से आपको मिलेगा रॉलेट एक्ट मिलेगा आपको, उसके बाद फिर सेडिशन एक्ट मिलेगा आपको, हाँ वो भी है आपका, इसी में है आपको वो भी मिलेगा। समझ रहे बात को। यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार का वो लोग नियम कानून निकालते रहते थे, केवल और केवल भारत के लोगों के लिए। अंग्रेजों पे वो नियम कानून लागू नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री, मतलब कि कॉलोनियल मतलब कौन कौन लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली, क्योंकि वो लोग रूल कैसे करते थे, कॉलोनी को बना बना के करते थे। तो जो कॉलोनी में जो नियम कानून लागू होता था बहुत ही खतरनाक होता था, बहुत ही आर्बिट्रेरी होता था, मतलब कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसा नियम कानून किसी के लिए ना बने, ऐसा आप कह सकते हैं। बहुत गंदा बनता था नियम कानून, और पूरी तरीके से उस नियम कानून का मकसद क्या होता था, मकसद ये होता था कि भारत के लोगों को दबाओ, नीचे दबाओ उसको, ऊपर उठने मत दो उसको, आगे बढ़ने मत दो। ठीक है, आगे इसके बाद फिर हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो कि अंग्रेजों ने निकाला था। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक था हमारा सेडिशन एक्ट, है ना। ये सेडिशन एक्ट क्या कहता था, देखिए। अकॉर्डिंग टू द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया, यानी कि एक नियम कानून निकाला गया, उसका नाम क्या था, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। 1870 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 1870 में लाया गया था, निकाला गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये कहता क्या था, सेडिशन एक्ट क्या कहता था, सुनिए ध्यान से। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल। सेडिशन एक्ट के तहत अंग्रेज ये कहता था कि कोई भी आदमी यदि अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, यानी कि अंग्रेज के खिलाफ यदि नारा लगाएगा, अंग्रेज मुर्दाबाद इस प्रकार का, या फिर अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोलेगा, या फिर अंग्रेज का क्या करेगा, निंदा करेगा, यानी कि अंग्रेज के बारे में बुरा कुछ बोलेगा, तो उसको उठाकर सीधे जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी पूछताछ के। जैसे आज आपके घर में यदि पुलिस आता है, यदि आपको अरेस्ट करने के लिए, तो पहले वो क्या करता है, पूछताछ करता है। लेकिन यहाँ पे सेडिशन एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने किया कि यदि कोई भी आदमी अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा या फिर क्रिटिसाइज करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी कि कोई भी हमारे खिलाफ नारा लगाएगा गलत गलत, या फिर कोई भी हमारे खिलाफ कुछ गलत बोलेगा, तो उसको पकड़ा जाएगा और जाकर जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी सुनवाई के। ये ही था हमारा सेडिशन एक्ट। तो वो समय समय पर अलग अलग कानून लाते रहते थे भारत के लोगों को दबाने के लिए, है ना। ये था हमारा एक एग्जाम्पल। आगे, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट्स बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश। लेकिन भारत के लोग भी चुप नहीं बैठते थे, वो भी कहते थे कि बनाओ, जितना नियम बनाना है बनाओ, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, अपना अधिकार तो हम लेके ही रहेंगे, यानी कि अपना आज़ादी तो हम लेके ही रहेंगे। तो हम लोग भी बड़ा ढीठ थे, वो भी बड़ा ढीठ था, है ना। ढीठ मतलब जल्दी पिघलने वाले नहीं थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट का मतलब कौन लोग, ऐसे लोग जो कि भारत को आज़ाद दिलवाने में अपना योगदान दिए, मतलब कि जो कि भारत के भलाई के बारे में चाहते थे, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता था उनके खिलाफ ये लोग क्या करते थे, प्रोटेस्टिंग करते थे। साथ ही साथ ये लोग क्रिटिसाइजिंग भी करते थे उसको, मतलब कि उसके बारे में भला बुरा बोलना, उसको गलत बोलना, इस प्रकार का ये लोग भी करते रहते थे। अंग्रेज कहता था कि यदि ऐसा किया तो जेल में डालेंगे, ये कहता था ठीक है बोलेंगे जेल में डाल के दिखाइए, है ना। तो ये लोग भी ढीठ था, वो भी ढीठ था, दोनों पीछे नहीं हटने वाला था। ऑल्सो दे बिगेन फाइटिंग फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसके साथ ही साथ हमारे भारत के लोग केवल और केवल क्रिटिसाइज नहीं करते थे, प्रोटेस्ट नहीं करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो लोग अपने इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए, यानी कि बराबरी के लिए और न्याय के लिए भी आवाज़ उठाते थे, है ना। और आपको मालूम है कि अंग्रेज जब यहाँ पे था तो हर कोई बराबर नहीं था, हम लोग भारत अलग, भारत के लोग अलग, यानी कि नीचे, और अंग्रेज लोग ऊपर ऊपर था। तो हम लोग वहाँ उस समय पे बराबरी के लिए भी लड़ाई करते थे। लड़ाई मतलब अपने बातों को उठाते थे, बोलते थे अंग्रेजों को कि हमको भी बराबरी का दर्जा दीजिए। साथ ही साथ हम लोग जस्टिस के बारे में भी बात करते थे कि अंग्रेज साहब आप हमारे ऊपर बहुत गलत गलत करते हैं, है ना, यानी कि हमारे लिए आप जो भी नियम कानून बनाते हो बहुत ही गलत बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसको बदलिए। इस प्रकार से हम लोग उसको आवाज़ उठाते थे उसके सामने में।
ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ते थे। आगे, द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग, और उसी समय से हमारे भारत में भी लीगल प्रोफेशन क्या होने लगा, सामने आने लगा। लीगल प्रोफेशन का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग नियम कानून के फील्ड में जाने लगे, मतलब कि लॉ का पढ़ाई करने लगे। लोगों को लॉ का पढ़ाई करने में इंटरेस्ट इसलिए जगने लगा था उस समय पे क्योंकि उनको मालूम था कि यदि हम लोग लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो अंग्रेज हमको इजीली दबा नहीं पाएगा, है ना। जैसे आप हिंदी में कहावत सुने हैं ना कि यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको कोई भी तंग नहीं कर सकता, आपको सता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको अपना अधिकार मालूम है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को दबाया क्यों जा रहा था, अलग अलग नियम बनाकर, है ना। तो अब लोगों को लगने लगा था, भारत के लोगों को, कि यदि हम लोग कानून का पढ़ाई कर ले कि कौन सा कानून क्या कहता है, कानून कैसे बनता है ना, यदि हम लोग उसी का पढ़ाई कर ले तो अंग्रेज हमारे ऊपर इजिली कोई भी कानून लागू नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे लीगल प्रोफेशन जो था भारत में वो इमर्ज हो रहा था, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग लॉयर के बनने के बारे में, जज बनने के बारे में वो लोग सोच रहे थे और उसके बारे में पढ़ाई भी कर रहे थे, है ना। जैसे आज यदि आपको कोई भी, बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो कि जज बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? ताकि वो ये समझ पाए कि हमारा नियम क्या है, किस अपराध के लिए क्या सज़ा मिलता है ना। तो वही यहाँ पे बात है कि बहुत सारे लोग अब क्या बनना चाह रहे थे, भारत के लॉयर बनना चाह रहे थे, जज बनना चाह रहे थे, वो लोग पढ़ाई भी कर रहे थे। आगे, दे बिगैन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। तो वो लोग, अंग्रेज यदि किसी प्रकार से हम लोगों को टॉर्चर करते थे तो हमारे सामने हमारे भारत के जजेज, हमारे भारत के लॉयर आते थे कि अंग्रेज साहब आपने ऐसा क्यों किया, कानून तो कुछ और कहता है, आप तो कुछ और कह रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए, हमारे जो भारत के समय पे लॉयर थे वो बहुत आगे बढ़ चढ़कर हमारे लिए आवाज़ उठाते थे, ठीक है। आगे, इंडियन जजेज ऑल्सो बिगैन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। अब जब हमारे भारत के जजेज, लॉयर, ये सारे लोग पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो हम लोग भी डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान हम लोगों ने दिया, है ना। यानी कि हमारे पास भी उस समय पे बहुत अच्छे अच्छे एकदम वकील थे, बहुत अच्छे अच्छे जजेस थे जिसको कि नियम कानून के बारे में अच्छा नॉलेज था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मालूम है कौन है? महात्मा गांधी। क्योंकि आपको मालूम है महात्मा गांधी क्या कर चुके हैं, वकालत का पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि वो एक खुद में लॉयर थे, सोचो। तो महात्मा गांधी बड़ा नॉलेजेबल आदमी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, नहीं। वो बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो महात्मा गांधी, है ना। उनको समझ था कि क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या कैसे देश चलना चाहिए, क्या नियम कानून होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी को बहुत बड़ा नॉलेज था इसके बारे में क्योंकि वो वकालत का पढ़ाई कर चुके थे, यानी कि लॉयर वो थे, ठीक है। आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ अ डेज every year our representatives pass several new laws as well as revising existing ones। लेकिन आज के दौर के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो हमारे एमपीज हैं और जो हमारे एमएलए हैं, एमएलए कहाँ पर? स्टेट लेवल पर, और एमपी कहाँ पर? सेंट्रल लेवल पर, यानी कि पूरे भारत के लिए। तो हमारे एमपी हो गए, हमारे एमएलए हो गए, ये सारे लोग क्या करते रहते हैं, समय समय पर हमारे लिए, यानी कि भारत के लोगों के लिए एक अच्छा सा नियम कानून वो बार बार बनाते रहते हैं, और साथ ही साथ एंड एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस, और जो पहले से नियम कानून है उसको रिवाइज करते रहते हैं, यानी कि उसमें किसी प्रकार का सुधार का ज़रूरत है तो वो लोग सुधार भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि हमारे जो एमपीज हैं, हमारे जो एमएलए हैं, वो हमारे लिए समय समय पर नए नए नियम कानून लाते रहते हैं, और पुराने नियम कानून में वो लोग समय समय पर बदलाव करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ता है वैसे उसमें बदलाव भी होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग एक एग्जाम्पल लेना चाहें, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक क्या है ना, एक एक्ट है, यानी कि कानून है। क्या कानून है? कानून का नाम देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये एक कानून है। ये कानून कहता क्या है इसके बारे में जानिए। देखिए, ये कानून कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। ये नियम ये कहता है, और ये नियम जो है ना केवल और केवल किसके लिए था? हिंदू लोगों के लिए था, है ना। बात समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इस वर्ड में क्या लगा हुआ है? हिंदू लगा हुआ है।
इस एक्ट में क्या लगा हुआ है, हिंदू लगा हुआ है। हालांकि ऐसे तो हमारे कंट्री में जो भी नियम कानून बनते हैं वो तो सारे के लिए लागू होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून भी हमारे पास होते हैं जो कि किसी खास रिलीजन के लिए निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे हिंदू रिलीजन के लिए निकाला गया था, है ना। ये नियम ये कहता है कि आपके पास जो भी धन संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में बेटा का, बेटी का और माँ का, तीनों का बराबर अधिकार होगा। क्या होगा, बराबर अधिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पिताजी के पास ना 100 करोड़ का संपत्ति है, मान लीजिए, सब है नहीं, मान लीजिए 100 करोड़ का संपत्ति है। तो उस 100 करोड़ संपत्ति में 3 आदमी का हाथ है, हमारे माताजी का, मेरा और मेरी बहन का। समझ में आ रहा बात। तो ऐसा है, ऐसा होता भी है यदि जैसे, लेकिन आज तो हम लोग यदि देखें अपने, बेसिकली हम लोग यदि अपने हिंदू फैमिली में देखें तो क्या होता है, ये होता है कि जो आपके पिताजी का प्रॉपर्टी है वो आपके भाइयों में बंट जाता है, बहनों को नहीं मिलता है। लेकिन यदि बहन चाहे ना तो आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है ना। क्यों नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई कानून है, कानून है, कानून जो कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से इस टॉपिक को ख़त्म किया। कहीं पे कोई डाउट तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक के हेडिंग पर। क्या हेडिंग था आपका, याद कीजिए तो आप, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, यानी कि क्या नियम कानून हर एक के लिए लागू होता है। बिल्कुल, सवाल है, जवाब है क्या, यस, यानी कि नियम कानून जो भी बनता है वो हर एक लोगों के लिए लागू होता है, कोई भी उससे मुंह नहीं मोड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपका होने वाला है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।